अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बियोलॉजी का अगला टॉपिक है फर्स्ट ईयर। ये दूसरा टॉपिक है, पेज नंबर 2 पे ओपन करें। इसका नाम है लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें बियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। छोटा लेवल, फिर बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल। ये देखते हैं हम कि क्या होता है। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि ये बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी बनावट जो है बियोलॉजी की, यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं, ये बनी हुई किस चीज़ की हैं। जब हम इसके अंदर की केमिस्ट्री देखते हैं या इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनको बना रहे हैं, इनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ज़िंदा चीज़ों के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वही केमिकल रिएक्शंस इसकी ज़िंदगी को बरकरार रखे हुए हैं। तो जब हम देखते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से तकरीबन 92 हैं, 92 एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। कुछ सिंथेटिक हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, वैसे जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनकी तादाद है 92। तो 92 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो तमाम ज़िंदा चीज़ों को बना रहे हैं। तमाम ज़िंदा चीज़ों को बना रहे हैं और उनको बोला जाता है बायो एलिमेंट्स। बायो फॉर लाइफ, यानी वो चूँकि लाइफ को बना रहे हैं, ज़िंदा चीज़ों को बना रहे हैं, तो इसलिए उन 16 एलिमेंट्स को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। यानी आप डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स कि जो ज़िंदा चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं या उनको बना रहे हैं, उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि इन बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 में से सिर्फ 6 ऐसे हैं जो 99% बना रहे हैं। सिर्फ 6 99% बना रहे हैं और बाकी 10 जो हैं वो 1% तकरीबन बनाते हैं। वो 6 कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन आती है 65%, फिर कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस 3, 2 और 1 रेस्पेक्टिवली परसेंटेज है उनकी। अब इनमें से 6 में से भी जो पहले 3 हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये पहले 3 93% बना रहे हैं, यानी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है जो पहले नंबर पे आती है। ये जो हम सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, ये ऑक्सीजन 65% बना रही है मैस का, जिंदा चीज़ की। कितना? 65%, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बायो एलिमेंट्स हैं जो उनको बना रहे हैं। इन बायो एलिमेंट्स की ख़ास खसूसियात हैं। कुदरत ने इनको जब चुना है कि ये ज़िंदा चीज़ों को बनाएं, तो इट मीन्स इनके अंदर एक खसूसियात हैं जो बाकी एलिमेंट्स के अंदर नहीं है स्पेशल, और इन्होंने बरकरार रखना है इस ज़िंदगी को। तो जब भी हम ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो आसानी के लिए उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ते हैं। हम छोटे लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, बड़े लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स आपकी बुक में इन्होंने लिखे हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे लेवल से। सबसे छोटा लेवल इसका है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये तो एटम्स होते हैं, हर चीज़ उसी पर मुश्तमिल है, आपको पता है। और वही एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर लेवल है, एटम से बड़ा लेवल है। मॉलिक्यूल वो होता है कि जिसके अंदर एटम्स अपने आप को बरकरार रख सकें, स्टेबल रख सकें, वरना एटम स्टेबल नहीं रहते। मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो स्टेबल हालत होती है उनकी। ये ज़रूर एक ही एटम भी स्टेबल हो सकता है, उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वरना ज़्यादातर ऐसे होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, थोड़ा हो, और मैक्रो, MI था वो, ये MACR हो, मैक्रो, इसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं।
इसी तरह से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। जिंदा चीज़ों के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स फिर पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक कहलाते हैं और एक इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिक वो होते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाई जाए, याद रखें, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाई जाएगी वो ऑर्गेनिक, जैसे C6H12O6। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे। अच्छा, इसी तरह से जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं हो ना हो, जैसे CO2H2O, तो वो इनऑर्गेनिक है। ये दो तरह के हैं। तो ये ज़िंदा चीज़ों में मुख्तलिफ मिसालें हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं उससे अगला लेवल बनता है ऑर्गेनेलीज एंड सेल। ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल। सेल जो है वो हमारी यूनिट है जिंदा चीज़ की, आपको पता है, और सेल के अंदर फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और उसके स्पेशल काम है जो वो करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। सेल फिर दो तरह के, एक प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं जो न्यूक्लियस बनने से पहले, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी मिसाल क्या है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोट कहलाते हैं और बाकी सारे तकरीबन यूकैरियोट्स हैं। अगला लेवल है टिश्यू लेवल, ये उससे भी बड़ा लेवल है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब एक जैसे सेल जो एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, जो एक जैसा काम अदा करते हैं, एक जैसे सेल्स इकट्ठे मिलकर वो एक टिश्यू बनाते हैं और हर टिश्यू का अपना एक काम होता है। मिसाल के तौर पे मसल टिश्यू, पट्टे जो होते हैं हमारे जिस्म में, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इसी तरह से ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स जो होते हैं गदूद सेक्रीशंस खारिज करते हैं वगैरह वगैरह। जाइलम फ्लोएम प्लांट्स में होते हैं, जाइलम पानी लेके जाता है, फ्लोएम फूड लेके आता है। तो ये सारे टिश्यूज़ हैं। अगला जो लेवल है, जो टिश्यूज़ मिलती हैं तो बनता है ऑर्गन एंड सिस्टम का लेवल। ये मज़ीद स्पेशलाइज्ड होता है। एक ख़ास आर्गन जो किसी जानदार के अंदर पाया जाता है उसका एक ख़ास फंक्शन है। मिसाल के तौर पे स्टोमिक हमारे अंदर पाया जाता है। अब स्टोमिक का जो मेन मकसद है वो फूड डाइजेशन है, बट उसको बना रही हैं डिफरेंट टिश्यूज़ और उन टिश्यूज़ के अपने अपने फंक्शन है। बट ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पूरे आर्गन का एक ही फंक्शन है, फूड डाइजेशन। जो प्रोटीन पार्ट है फूड का, उसको डाइजेस्ट किया जाता है स्टोमिक के अंदर। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर मसल्स होते हैं, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, फूड को क्रश करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, वो जूसेस खारिज करती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ टिश्यूज़ स्टोमिक के अंदर मिलकर उसको फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स तकरीबन नहीं पाए जाते, अगर पाए जाते हैं तो सिर्फ हम कहते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, इनको स्पेशलाइज्ड किया जाता है कि ये इसके ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन सिस्टम तो पाया ही नहीं जाता। जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर नहीं है। उसके बाद अगला जो लेवल है, यानी ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल, या जिसे हम होल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मुकम्मल जानदार। ये आज़ादाना तौर पर रहता है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलकर उस इंडिविजुअल को बना रहे होते हैं और वो आज़ादाना तौर पर काम करता है। और इसके अंदर ये सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड भी होते हैं आपस में। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? मिले हुए। मिसाल के तौर पे कोई भी इंडिविजुअल है, वो जब एक्सरसाइज करता है, सख्त किस्म की ज़रा एक्सरसाइज करता है, तो क्या होता है, उसमें उसके मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, कर वो काम रहे हैं मसल्स, बट उसके साथ साथ सांस भी वो तेज़ी से लेना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई हो, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। इट मीन सारे सिस्टम उसके इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन अगला लेवल है, जब एक ही किस्म के, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स मिलकर एक ही जगह पे और एक ही वक्त में रहें। ये दो शराइत हैं इसमें, ये लाजमी लिखना है वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हम कहेंगे कि इंडिविजुअल्स आर द सेम स्पीशी, हूँ भी सेम स्पीशी के, लिविंग एट द सेम प्लेस, प्लेस भी, जगह भी एक ही हो, एंड एट द सेम टाइम, और वक्त भी एक ही हो। यानी कि एक साल पहले ये इतने थे, अब इतने, कुछ एक साल पहले रहते थे, कुछ एक महीना पहले रहते थे,
टाइम भी एक ही हो और स्पेस भी एक ही हो, जगह भी एक ही हो, तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे एक खेत है, उसके अंदर कितने चूहे रैट्स मौजूद हैं, इसी तरह से किसी शहर के अंदर आबादी कितनी है। अच्छा, ये फिर मखसूस नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान की भी ले सकते हैं, इस डीजी खान की भी ले सकते हैं, किसी गांव की भी ले सकते हैं। तो पॉपुलेशन किसी ख़ास एरिया में किसी ख़ास वक्त में उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर उसकी हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉपुलेशन के जो हम पढ़ते हैं, जीन फ्लो देखते हैं हम उसमें, इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, ये आगे आप पढ़ेंगे सारी चीज़। अगला जो लेवल है वो कम्युनिटी कहलाता है, ये उससे भी बड़ा लेवल है। ये ऐसा लेवल है जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस एक ही जगह पर रहती हैं और आपस में इंटरेक्शन करती हैं। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ स्पीशीज़। मिसाल के तौर पे एक जंगल है, वो एक कम्युनिटी है, उसके अंदर आपको हर तरह के जानवर भी मिलेंगे, हर तरह के पौधे भी मिलेंगे, और वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी कायम रखे हुए होंगे। ये डायनामिक होते हैं, कोई चीज़ कभी बढ़ जाती है पॉपुलेशन के अंदर, कोई चीज़ कम हो जाती है। इनके फिर डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, और इसमें प्रीडेशन, पैरासाइटिज़म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, एक जंगल में शेर रह रहे हैं और हिरन रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस जंगल में 5 शेर हैं, 100 हिरन हैं। अब हिरन कम हो गए तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेर हैं, ये हिरन है, अब हिरन की तादाद कम हो गई क्योंकि शेरों ने उनको खाना शुरू कर दिया। अब शेरों को तो हिरन चाहिए, अब क्या होगा, शेर वो जगह छोड़ जाएंगे, या मर जाएंगे या वो जगह छोड़ जाएंगे, तो शेरों की तादाद भी कम हो जाएगी। जब इनकी तादाद कम तो ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे हिरन, जब हिरन बढ़ेंगे तो शेर फिर वापस आ जाएंगे या उनकी भी तादाद बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेंगे तो हिरन फिर कम हो जाएगी तादाद, जब ये कम तो ये भी कम, जब ये कम तो ये ज़्यादा, जब ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। तो कुदरत एक बैलेंस रखती है अपनी फितरत के अंदर, अपनी नेचर के अंदर एक बैलेंस है पूरी कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक सिंपल कम्युनिटी होती है, एक कम्प्लेक्स होती है। कम्प्लेक्स में ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं, सिंपल में कम होती हैं। तो जो सिंपल है उसको ज़्यादा ख़तरा होता है कि अगर थोड़ी सी भी तब्दीली वाक़ होगी तो एक भी मर गया, एक नस्ल मर गई जानदारों की, तो जो उसको खाती थी वो भी मर जाएगी। जबकि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी उधर ये ख़तरा नहीं होता, कम ख़तरा होता है। लास्ट टॉपिक है इसका, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब ये जो ज़िंदा जानदार हैं, जब हम इसको देखते हैं तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में रहती हैं। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं बायोम से। बायोम एक बहुत बड़ी इकाई है, रीजन है किसी रीजन की, जो उसके क्लाइमेट की वजह से होती है। क्लाइमेट किसको कहते हैं, आबो हवा, किसी इलाके की आबो हवा कैसी है। ज़्यादातर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं वहाँ मौजूद पौधों से। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले गए जहाँ आपको नहीं पता कि यहाँ कौन से जानवर रहते हैं, आप वहाँ से जो पौधे हैं उनको देख के बता सकते हैं कि ये इन पौधों को खाने वाले जानवर ये हैं, तो ये यहाँ रहते होंगे, और फिर उन जानवरों को खाने वाले ये जानवर हैं, वो भी यहाँ पे रहते होंगे। तो किसी भी इलाके में, किसी भी बायोम में जो पौधे हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आगे कौन से पौधे और जानवर उस इलाके में होंगे। ये फिर इकोलॉजी का चैप्टर है, उसमें तफसील से ये चीज़ बताई गई है आपको। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, सब एटॉमिक से शुरू किया, कम्युनिटी तक पहुँचे, ये छोटे से बड़े होते गए लेवल्स। इसी तरह से इससे भी बड़े लेवल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम हम कहते हैं जहाँ ज़िंदा चीज़ें और बेजान चीज़ें, ये बड़ा लेवल है, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे एक जंगल है, उसमें ज़िंदा चीज़ें भी रह रही हैं, उसमें बेजान चीज़ें भी हैं, हवा है, वो उस पर असरअंदाज पानी है, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिल कर रहे हैं, तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर हम कहते हैं, ये सबसे बड़ी इकाई है कि ज़िंदगी जो ज़मीन पर फैली हुई है, पूरे ज़मीन के कुर्रे पर जितनी भी ज़िंदगी है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, उसको हम बायोस्फीयर कह देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप जहन में रखें, लिख लिया करें, और चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह मैं उसका फीडबैक भी ज़रूर दूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।